एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राइमी पाई। जो या नए हैं, हाय, माय नेम इज शुभ्रा और मैं ही आप सबके साथ शेयर करती हूँ फूड रेसिपीज और उसके साथ साथ ट्रू क्राइम स्टोरीज भी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रू क्राइम्स एंड यू लव कुकिंग, आई विल हाईली सजेस्ट दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड जॉइन द फैमिली। आज थर्सडे है और आज बारी है हमारी पहली ट्रू क्राइम स्टोरी वीडियो की। बट उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। तो ये घटना है भारत के एक राज्य बिहार की, जिसमें एक जिला है बेगूसराय, जिसके आसपास से कई सारे माफिया डॉन भी निकले हैं बन के। बट आज हम उनकी बातें नहीं करेंगे। बेगूसराय में ही एक परिवार हुआ करता था, साडा परिवार, जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी और दिन प्रतिदिन उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली थी तो जो खर्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो एक दिन जो परिवार के जो मुखिया हैं, बेसिकली जो ब्रेड विनर है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पास के ही किसी गांव में चले जाएंगे। उनके अकॉर्डिंग अगर वो छोटे जगह चले जाते तो मे भी उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार ज़रूर हो जाता। तो बेगूसराय के पास एक गांव है, मुसारी गांव। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वो वहाँ चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो साडा परिवार अब मुसारी गांव में रहने लगता है। क्योंकि वो एक गांव होता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी फेमिलियर होते हैं। अब जैसे कि मैं भी गांव से हूँ, अगर मैं गांव में जाती हूँ तो अगर मैं सामने से किसी को ना भी पहचानूँ तो सामने वाले जो होते हैं वो मुझसे कह देते, मतलब उन्हें पता होता है कि ये किसकी बेटी है, किसकी पोती है। तो बेसिकली सब एक दूसरे से फेमिलियर होते हैं। तो वैसा ही मुसारी गाँव में भी एक दूसरे से सारे कोई जो है वो फेमिलियर थे। तो कुछ टाइम वहाँ रहने के बाद 2006 में साडा परिवार की एक लड़की, जिसकी उम्र करीबन 7 से 8 साल की थी, वो गायब हो जाती है अचानक। तो नेबर्स जो है वो नोटिस करते हैं कि अचानक वो लड़की जो है वो नहीं दिख रही है, कहाँ है, कुछ पता नहीं उसके बारे में। तो वो सोचते हैं कि उस फैमिली से पूछे कि आपकी बेटी कहाँ है, मतलब नहीं दिख रही है, इतने टाइम हो गया। बट वो फिर सोचते हैं मे भी ये फैमिली है उनकी, तो क्या इंटरफेयर करना, मे भी वो किसी रिलेटिव के चले गए होंगे, यहाँ पे उन्हें कुछ परेशानी हो रही होगी। तो यही सब सोच के जो नेबर्स होते हैं वो कुछ सवाल नहीं करते हैं साडा परिवार से। अब 1 महीने बीतते ही उसी फैमिली की एक छोटी बच्ची, जिसकी उम्र 6 से 7 महीने की थी, वो भी गायब हो जाती है। अब जो नेबर्स हैं उन्हें ज़्यादा शक हो जाता है कि इनके घर से 2 बच्चे गायब हैं, मतलब 2 बच्चे हमें नहीं दिख रही हैं, वो कहाँ है। अब आप डेली जिससे बातचीत करते हैं उन्हें कहीं ना कुछ तो बताएंगे ही। तो जो आस पड़ोसी होते हैं ना, वो डायरेक्टली तो सवाल नहीं पूछते हैं, इनडायरेक्टली पूछते हैं कि आपकी बेटी कहाँ है, मतलब इनडायरेक्टली घुमा के। तो जो साडा फैमिली होती है ना, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो भी आंसर करते हैं इनडायरेक्टली, कोई भी डायरेक्ट आंसर कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताते। अब इस घटना को बीते हुए करीबन 1 महीना हो चुका है और अब मौसम हो जाता है ठंड का। तो उसी गांव में एक महिला थी जिनका नाम था चुंगचुंग देवी। तो वो एक प्राइमरी स्कूल में हेल्पर का काम करती थी। तो एक दिन ठंड का मतलब मौसम था, तो वो अपनी छोटी बेटी, जिसकी करीबन 6 से 7 महीने की थी, उसे लेकर वो प्राइमरी स्कूल जाती हैं। क्योंकि वो इतनी छोटी होती है, उसे घर पे तो अकेला छोड़ा नहीं जा सकता है, तो उसे प्राइमरी स्कूल अपने साथ ले जाती हैं। तो जो स्कूल है वहाँ पे एक बीच में ही एक प्ले ग्राउंड है। तो वो क्या करती हैं, एक चटाई बिछाती हैं और अपनी जो बेटी है खुशबू, उसे वो वहीं पे रख देती हैं और वो अपने सारे काम वाम करके उसके पास वापस आ जाती हैं। तो कुछ टाइम दोनों वहाँ बैठ के आराम करते हैं। क्योंकि खुशबू बहुत छोटी होती है तो वो जल्दी सो जाती है। तो जब चुनचुन देवी उसे देखती हैं कि अब ये सो गई है, तो सोचती हैं कि जो अपने जो घर के काम उनके बाकी पड़े हुए हैं वो भी खत्म करके आ जाती हैं, आधे 1 घंटे में तो वो आ जाएंगी। बस वो वहीं पे एक गलती कर देती हैं कि वो खुशबू को वहीं पे छोड़ के अकेला वो चले जाती हैं। तो दोपहर का समय होता है, करीबन 12 साढ़े 12 का टाइम, वो अपने घर की ओर चली जाती हैं। और आधा 1 घंटे के बाद जब वो वापस रिटर्न होती हैं तो वो देखती हैं क्या कि वो वहाँ पे उनकी बच्ची नहीं होती है। अब ये देखने के बाद वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि उनकी बेटी कहाँ गई। और ये बात सबको पता थी कि साडा फैमिली की ही 2 बच्चियाँ गायब है, तो उन्हें और ज़्यादा डर लग रहा था कि उनकी बेटी को क्या हुआ, कहाँ है। तो काफ़ी टाइम यहाँ वहाँ ढूंढने के बावजूद उनको जब उनकी बेटी नहीं मिली, तो वो बोली कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे साडा परिवार के पास जाना ही पड़ेगा पूछने के लिए कि उनकी दोनों बच्चियाँ कहाँ हैं, मे भी उन्हें कुछ पता हो। तो यही सवाल लेकर वो जाती है साडा परिवार के पास। तो अब दोपहर का टाइम होता है, सब कोई अपने अपने घरों के अंदर है, दरवाजे खिड़की सब बंद है। तो वो नॉक करती है गेट पे, दरवाजे पे नॉक करती है, फिर भी फैमिली से कोई बाहर नहीं आता है, कि कोई भी बाहर नहीं निकलता है।
तो वो इतना चीखती चिल्लाती हैं कि आस पड़ोसी जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं कि अचानक ही मतलब अचानक दोपहर में क्या हल्ला शुरू हो गया। तो वो जब उन्हें पता चलता है कि खुशबू जो है वो काफ़ी टाइम से गायब है, नहीं मिल रही है, तो जो पड़ोसी होते हैं वो भी मिल के आवाज़ करने लगते हैं, शोर करने लगते हैं कि भाई बाहर निकलो, बताओ, जब ये पूछ रही हैं कुछ तो उसका आंसर दो। तो जब ये ज़्यादा हल्ला होने लगता है बाहर, तो जो साडा फैमिली होती है उसमें से एक जो होते हैं मुखिया, वो निकलते हैं और पूछते हैं कि क्या मैटर है, क्या हुआ। तो जो चुंगचुंग देवी होती है वो सारी बातें बताती हैं उनसे कि ये ऐसी ऐसी बातें हैं, मेरी जो बेटी है वो मुझे नहीं मिल रही है, आपको कुछ पता है इसके बारे में। तो वो सीधा इनकार कर देते हैं कि भाई मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या कह रही हैं। तो वो फिर वापस से उनसे सवाल करती हैं कि आपके घर की दोनों बेटियां कहाँ हैं, मतलब दोनों जो बच्चे हैं वो कहाँ हैं। तो वो उनके जो मेंबर होते हैं, जो मुखिया निकल के बाहर बात करते हैं, वो तो बोल देते हैं भाई ये तो हमारे घर का प्रॉब्लम है, घर का मैटर है, आप इसमें मत इंटरफेयर करिए, आप अपनी बेटी ढूंढिए। सीधा सीधा वो मना कर देते हैं। अब ये सुन के तो जो आस पड़ोसी होते हैं वो काफ़ी और ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि एक तो इनकी बेटी गायब है और आप ये ऐसा आंसर कर रहे हैं, ना तो कुछ कॉर्पोरेट कर रहे हैं, ना तो कुछ बता रहे हैं। अब ये बहस हो रही होती है सडा फैमिली में और वो जो आस पड़ोसी जो गांव वाले हैं उनमें। तो बीच में ही चुंगचुंग देवी को एक चीज़ क्लिक करती है। जब वो प्राइमरी स्कूल अपनी बेटी को छोड़कर निकल रही होती हैं, तो वो वहाँ देखती हैं क्या कि साडा फैमिली का ही एक लड़का, जिसकी एज करीबन 7 से 7.5 साल की थी, वो वहीं पे खड़ा है। उसका नाम अमरजीत साडा था। वो 1998 में बेगूसराय में ही उसका जन्म हुआ था। वो वहीं पे खड़ा था और वो चुंगचुंग देवी की ओर देख के एक स्माइल पास कर रहा था। तो जब चुंगचुंग देवी को ये याद आता है तो वो अमरजीत है, उसके जो पापा है उससे कहती हैं कि मैंने आपके बेटे को देखा है, वो वहाँ खड़ा था, उसे कुछ ना कुछ तो पता ही पता है, आप प्लीज़ उसे बुलाइए बाहर। तो जो अमरजीत के जो पापा होते हैं वो तो सीधा इनकार कर देते हैं कि भाई मेरा बेटा तो बाहर नहीं निकलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, वो घर के अंदर ही रहेगा, नहीं आएगा बाहर। अब ये तो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी बहस चल रही है। तो अब गांव वालों को लगता है कि हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमें पुलिस को कंप्लेंट करनी पड़ेगी, यानी कि पुलिस को फ़ोन करना पड़ेगा। तो वो पुलिस को फ़ोन करती है। पहले तो पुलिस फ़ोन उठाती है तो पुलिस को यकीन नहीं होता कि इन्हें 7 साल के बच्चे पे शक है, पहले ही एज्यूम कर रही है पुलिस। तो काफ़ी टाइम जब वो लोग गांव वाले काफ़ी प्रेशराइज करते हैं पुलिस को, तो पुलिस बोलती ठीक है, मे बी सच में कुछ सीरियस मैटर है। तो वो आती है, पुलिस को आते आते हो जाती है शाम, 4-5 बज जाते हैं। तो पुलिस आती है, आने के बाद जो गांव वाले होते हैं ना वो पुलिस का वेट कर रहे होते हैं। गांव में एक फील्ड होती है जो गांव के एकदम बीच में होती है, एक बड़ा सा पेड़ होता है और वहाँ पे खटिया वगैरह लगा के सारे जो गांव वाले हैं वो वहीं पे वेट कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग अमरजीत के पेरेंट्स। तो वहीं पे वेट कर रहे हैं। तो जब पुलिस आती है तो पुलिस को सारे सब मतलब गांव वाले सब बताते हैं कि ये हमारा ऐसा ऐसा चल रहा है, हमारे गांव में 2 बच्चियां गायब है और आज एक और बच्ची गायब हो गई है। तो पुलिस को लगता है कि बहुत सीरियस मैटर है। तो वो पूछते हैं कि क्या मैटर है, किस पे शक है, जो भी। तो गांव वाले बोलते हैं ना हमें अमरजीत पे शक है कि मे बी इसे कुछ पता हो, कुछ देखा हो इसने, पता नहीं चल रहा है हमें, प्लीज़ आप मतलब आप आगे की कार्रवाई करिए। तो जब पुलिस आवाज़ देती है कि अमरजीत को बुलाइए, तो अमरजीत है वो पीछे से निकल के आ रहा होता है। तो अमरजीत आता है तो अमरजीत से पुलिस सवाल करती है कि ये सब क्या है, आपको कुछ पता है खुशबू के बारे में। तो अमरजीत कहता है कि पहले तो आप मुझे बिस्किट खिलाओ, तभी मैं आपको बताऊँगा, मतलब कुछ भी आंसर करूँगा। पुलिस बोलती है मे भी छोटा बच्चा है, शाम हो गई है, भूख लग रही होगी। तो पुलिस एक पैकेट बिस्किट मंगवाती है और 2 पैक मतलब उसमें से 2 बिस्किट निकाल के पुलिस उसे दे देती है कि अब बताओ। तो पहले तो वो आराम से एक बिस्किट खाता है और जब दूसरा बिस्किट खाने वाला होता है तो वो आंसर करता है, मैं इसे कोट कर रही हूँ, कि मैंने उसे खपड़ेल से मार के सुला दिया। अब जब ये पुलिस और गांव वाले ये बात सुनते हैं ना, उनके तो होश उड़ चुके हैं कि ये क्या कह रहा है। पुलिस वापस से कंफर्म होने के लिए वापस से सेम क्वेश्चन रिपीट कर रही है कि तुमने क्या कहा, खुशबू कहाँ है। तो वो आंसर करता है कि मैंने उसे खपड़ेल से मार के सुला दिया। अब ये बात सुनते ही पुलिस को लगता है कि अब तो हमें इसे पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सीरियस क्राइम के बारे में खुद कन्फेस कर रहा है। तो जो पुलिस है वो उसके लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। क्योंकि वो एक माइनर है तो ऑब्वियसली अब पेरेंट्स है तो वो साथ में जाएंगे ही। तो उसके साथ उसके चाचा और उसके जो पापा हैं वो जाते हैं। पुलिस स्टेशन आने के बाद पुलिस उससे सेम सवाल वापस रिपीट करती है कि बताओ कि क्या क्या बात है, तुमने खुशबू के साथ क्या किया। तो फिर उसने वो सेम आंसर किया कि आप पहले मुझे बिस्किट खिलाइए तभी मैं आपको आंसर करूँगा।
इस बार जो पुलिस है वो एक पैकेट बिस्किट उसे दे देती है कि भाई अब बताओ। तो वो बिस्किट खाते हुए ही इतने सीरियस क्राइम के बारे में कन्फेस कर रहा है। उसने पहले बताया कि पहले उसने प्राइमरी स्कूल से खुशबू को उठाया, क्योंकि वो अकेली थी वहाँ पे, और वो प्राइमरी स्कूल के पीछे एक फील्ड है, वहाँ वो उसे ले जाता है और वहाँ उसे उसका गला घोंटता है। लेकिन वो बस उसे गला नहीं घोंटता है, नहीं, पहले तो उसे अच्छे से उसे गला मतलब पहले तो उसे स्ट्रैंगल करता है, और उसे स्ट्रैंगल करते हुए मतलब वो छटपटाती है अपने सांस के लिए, अपने लाइफ के लिए। तो वो उसे देखता है तो वो उसे और खुशी मिलती है, पावरफुल फील करता है, उससे वो और एक्साइटेड हो जाता है। बट जब एक पॉइंट आता है ना कि आदमी की है वो अब जान जा रही है, अब उसके पास मतलब अब कुछ ही सेकंड्स बचे हुए हैं, तब वो क्या करता है, उसे रिलीज कर देता है, अपने हाथ खोल देता है, और वो उसकी सांस आने लगती है और वो ज़्यादा स्ट्रगल करती है अपनी सांस के लिए। तो वो जब वो ये चीज़ देख रहा होता है ना, तो उसे और ज़्यादा खुशी मिलती है और पावरफुल फील करता है कि वो सामने वाला इंसान वो इतना हेल्पलेस फील कर रहा है ऐसे सिचुएशन पे। तो वो क्या करता है, जब वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाता है ना कि हाँ हो चुका है, उसका सेटिस्फेक्शन उसे मिल गई है, तो वो पास के पड़े एक खपड़ेल को उठाता है और उसके सर पे मारता है, और तब तक मारता है जब तक उस बच्ची का डेथ नहीं हो जाती, जब तक वो बच्ची मर नहीं जाती है, तब तक वो उससे उस खपड़ेल से मारते रहता है। तो पुलिस ये बात सब सुनती है, तो पुलिस के तो होश उड़ चुके हैं। तो ये कहानी ही ऐसी है। तो पुलिस वाले अमरजीत को लेके वापस गांव जाते हैं। वहाँ पे अमरजीत जो है वो उन्हें वो स्पॉट बताता है जहाँ पे उसने खुशबू की बॉडी को दफन किया था। तो वहाँ जाती है पुलिस, तो दूर से ही उन्हें दिखता है कि एक पर्टिकुलर स्पॉट है जहाँ पे सूखी पत्तियाँ हैं, ज़्यादा लकड़ियाँ हैं, और वहाँ पे जो घास है वो डिस्टर्ब्ड है। तो वो जब पुलिस उस स्पॉट के करीब पहुँचती है तो वहाँ वो देखती है कि वहीं पे खुशबू की बॉडी होती है। अब जो पुलिस है वो काफ़ी श्योर हो चुकी है, वो एकदम कंफर्म हो चुकी है कि अमरजीत ने ही ये किया है। तो अमरजीत के साथ वो वापस पुलिस स्टेशन जाती है और उसे पूछती है वापस से कि तुम्हारी दोनों बहनों का क्या, वो कहाँ है। तो वो बताता है कि पहली बार उसने जो मर्डर है वो कैसे किया। एक दिन अमरजीत और उसकी कज़न जो चाचा की लड़की वो खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते जाते हैं और वो एक सुनसान एरिया पे पहुंच चुके होते हैं। तो अमरजीत अकेला देखता है उस बच्ची को और उसका गला घोंटता है, उसे स्ट्रैंगल करता है, और सेम चीज़ करता है जो उसने खुशबू के साथ किया, उसे तब तक स्ट्रैंगल करता है जब तक उसकी जान ऑलमोस्ट नहीं चली जाती है। फिर उसे रिलीज़ करता है, अपने हाथ खोलता है, और जब वो बच्ची अपनी जान के लिए छटपटा रही होती है, जब वो हेल्पलेस फील कर रही होती है, वो चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। और एक पॉइंट होता है जब वो मतलब अब सेटिस्फाइड हो चुका है, तो वो पास के पड़े एक खपड़ेल को उठाता है और उसके सर पे मारता है, और तब तक मारता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती है। और इसके बाद क्योंकि उसका पहला मर्डर था तो उसे पता नहीं इसके बाद उसे करना क्या है। क्योंकि दोनों बच्चे घर से काफ़ी टाइम से गायब है, मतलब घर से काफ़ी टाइम से निकले हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। सडनली वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फील करने लगते हैं कि अरे मेरे दोनों बच्चे कहाँ गए दोपहर में। तो अचानक उसके पापा और उसके चाचा उस स्पॉट पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो एक यूजुअली वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, एक कॉमन जगह है वो। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि अमरजीत है, उसके हाथ में खपड़ेल है और वो अपनी चाचा की लड़की को मतलब मार रहा है या ऑलमोस्ट मार चुका है। तो वो देखते हैं, तो वो दोनों उसे पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाते हैं। वो दोनों क्या करते हैं, उसकी गलती को और कवर करते हैं। उसके सामने ही, उस बच्चे के सामने ही वो एक गड्ढा मतलब वो एक ग्रेव खोदते हैं और अपनी बेटी को, अपने घर की बेटी को उसमें वो डाल देते हैं, और उसके ऊपर से मिट्टी डालते हैं, घास डालते हैं और लकड़ियाँ डालते हैं। तो अमरजीत ये सारा कुछ विटनेस कर रहा है, वो सारा कुछ ये देख रहा है। अब क्या होता है, अमरजीत वापस जाता है घर। अब 1-2 महीने के बाद क्या होता है कि वो अब देखता है कि उसकी अपनी खुद की छोटी बहन जो 6 से 7 महीने की थी वो पालने में खेल रही है। उसकी माँ उसको वहीं पे रख के अपने किचन का काम वगैरह निपटा रही है। तो उसे अकेला देखता है। अब वो उसे उठा के ले जाता है सेम स्पॉट पे जहाँ पे अपनी चाचा की लड़की को उसने मारा है, और सेम चीज़ करता है जो उसने अपनी चाचा की लड़की के साथ किया। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो देखते हैं क्या कि अमरजीत भी घर पे नहीं है और छोटी बच्ची भी नहीं है, तो उन्हें शक हो जाता है कि पक्का वो उसे उस स्पॉट पे ले गया है। तो वो पेरेंट्स है, फैमिली मेम्बर से वो जाते हैं उस स्पॉट पे और देखते हैं कि अमरजीत वहाँ पे है अपनी छोटी बहन के साथ, वो उसे मार चुका है। फिर भी उसके पेरेंट्स उसे पुलिस स्टेशन लेके नहीं जाते हैं सेकेंड मर्डर के बाद भी। पहले मर्डर के बाद ही चले जाते हैं, तो वो सीरियल किलर तो नहीं बनता। तो पेरेंट्स देखते हैं कि उनकी छोटी बच्ची, अब वो उसकी भी मौत हो चुकी है। तो वो क्या करते हैं, फिर उसके सामने ही एक गड्ढा खोदते हैं, उस बच्ची को वहाँ दफन करते हैं
और सूखी पत्तियां लकड़ियाँ डाल देते हैं उसके ऊपर। और सेम चीज़ अमरजीत जो है वो विटनेस करता है, और ये चीज़ जो दो देखता है वो उसे लगता है कि ये प्रोसेस है, इसे कंप्लीट करना है। तो वो सेम चीज़ खुशबू के साथ इम्प्लीमेंट करता है। उसे मारने के बाद गड्ढा खोदता है, वहाँ पे उसकी बॉडी को दफन करता है, लकड़ियाँ डालता है, सूखी पत्तियाँ डालता है उसके ऊपर और घास डालता है उसे ढकने के लिए। अब ये बातें जब उसने कन्फेस की तो पुलिस वालों को लगा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, तो वो साइकेट्रिस्ट को कॉल करते हैं। साइकेट्रिस्ट की एक टीम आती है। आने के बाद वो अमरजीत को एक रूम में ले जाते हैं। काफ़ी टाइम के इंटरव्यू के बाद, काफ़ी टाइम की इवैल्यूएशन के बाद साइकेट्रिस्ट एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अमरजीत जो है वो बॉर्न सेडिस्ट है। सेडिस्ट वो होते हैं जो अपने से कमज़ोर को फिजिकली हर्ट करते हैं और उन्हें उस चीज़ से एक्साइटमेंट मिलती है, खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है उससे, और वो पावरफुल फील करने लगते हैं कि सामने वाला जो इंसान है, जो विक्टिम है, वो हेल्पलेस है, वो पावरलेस है, और वो उस पर पावरफुल फील करते हैं। तो साइकेट्रिस्ट का कहना है कि ये बाय बॉर्न सेडिस्ट है और बाय बॉर्न किलर है। अब आप एक बात बताइए, बॉर्न किलर कौन होता है? उस बच्चे की एज है 7 साल, मतलब 7 to 8 ईयर्स का वो लड़का है, और जो साइकेट्रिस्ट है वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये तो सेडिस्ट है, ये बाय बॉर्न किलर है। मेरे पर्सनल ओपिनियन से तो वो बाय बॉर्न, मतलब बॉर्न किलर कोई कैसे हो सकता है, मुझे नहीं लगता। ग्रेजुअली ही कोई कुछ बनता है ना। अब एक दिन अचानक कोई सो के उठेगा कि हाँ आज तो मुझे 3 लोगों को मारना है, या आज तो मुझे सीरियल किलर बनना है, ऐसा कोई नहीं होता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ट्रिगरिंग पॉइंट मिलता ही है। या तो अमरजीत ने अब्यूज़ देखा है, या तो अब्यूज़ उस पर हुआ है, या उसके घर पे अब्यूज़ एक कॉमन चीज़ है। कहीं ना कहीं उसे ट्रिगरिंग पॉइंट मिला ही है, तभी वो यहाँ तक पहुँचा है। एक पर्टिकुलर वे है जिसमें वो लोगों, मतलब बच्चियों का मर्डर करता है अपने से कमज़ोर पे बेसिकली। बट साइकेट्रिस्ट का ये कहना था कि वो एक बाय बॉर्न सीरियल किलर है, वो बाय बॉर्न सेडिस्ट है। क्योंकि वो एक माइनर है तो उसे जेल तो हो नहीं सकती है। तो अथॉरिटीज़ है वो ये डिसाइड करती है कि अमरजीत को सुधार केंद्र भेजा जाएगा, जहाँ पे वो किसी भी दूसरे बच्चों से कोई कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो जब वो 18 साल का हो गया तो उसे वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया, और उसका नाम वगैरह जो है वो सब चीज़ चेंज करा दिया गया। ये सब काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखा है उन्होंने कि उसने दूसरा नाम, उसे क्या मिला है, वो कहाँ पे है, ये किसी को कुछ पता नहीं। तो अब वो मे बी एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा होगा, या तो मे बी वो सेम अपना जो पुराना वाला पाथ है वो फॉलो कर रहा होगा। किसी को कुछ खबर नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। ये तो स्टोरी थी अमरजीत साडा की, जो इंडिया का यंगेस्ट किलर है ही, वो वर्ल्ड का भी यंगेस्ट सीरियल किलर बन चुका है, जिसे साइकेट्रिस्ट ने कहा कि वो बॉर्न किलर है। मेरे ओपिनियन से तो कोई बॉर्न किलर नहीं होता है। आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।